गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मेंस में। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। जिस तरह एक मशीन को सही तरह से काम करने के लिए जरूरत होती है रेगुलर सर्विस की, कहीं ना कहीं उसी तरह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए और इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए जरूरत होती है नियमित जांच की। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में डिप्थीरिया से लड़ने की रोग निवारक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी संख्या भारत में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू। बिल्कुल। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्थीरिया एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों में काफी मिथ हैं। देखिए, डिप्थीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलता है, आपस में एक दूसरे से भी फैल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी ये है कि इसके जो भी लक्षण होते हैं वो आमतौर पे अमूमन जैसे आजकल मौसम है, खांसी जुकाम होना एक आम बात होती है। हर एक आदमी को खांसी जुकाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम ये जान लें कि जो हमें खांसी या जुकाम है या उस तरह के कोई लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो डिप्थीरिया है या नहीं, क्योंकि हर खांसी जुकाम को आप डिप्थीरिया नहीं कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है। हमें ये जानना होगा कि बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये इन्फेक्शन हमारे लैरिंग्स पे अटैक करता है, बेसिकली ये टॉन्सल्स पे अटैक करता है। टॉन्सिलर जब डिप्थीरिया होता है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं निगलने में दर्द होगा या गर्दन में सूजन आने की वजह से हमें स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। साथ साथ जो दूसरी तरह का डिप्थीरिया मैंने बताया, लैरेंजियल डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद हमारी आवाज़ में भी कहीं ना कहीं हार्शनेस आती है और साथ में हमारे नेजल पैसेज से सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। उसमें भी खास तौर से जब उस पानी के साथ कहीं ना कहीं ब्लड मिल के आता है या रक्त का उसमें समावेश होता है, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि हर इस तरह के लक्षण वाले आदमी को आप डिप्थीरिया का ना माने, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा हो रही है कि वैक्सीनेटेड होने के बाद, इम्यूनाइजेशन होने के बाद, इम्यूनिटी बढ़ने के बाद इस तरह की डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जहाँ जिस कम्युनिटी में इसके प्रति सजगता नहीं है या लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, इम्यूनाइजेशन को या वैक्सीनेशन को, वहाँ पे इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सही सिम्टम्स पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हैं डिप्थीरिया या सांस की किसी भी समस्या से, तो हमें कॉल करें अभी 0120-251-6251 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ SMS भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर शर्मा कि डिप्थीरिया में देखा जाता है जब इन्फेक्शन लंग सांस में बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं ये हार्ट डिजीज में भी तब्दील हो सकता है। जी बिल्कुल, हार्ट डिजीज में भी तब्दील हो जाता है और कई बार इसमें गला घुटने की वजह से डेथ होने की भी संभावना मानी जाती है। साथ साथ हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, वो भी कई बार फेल्योर हो जाता है। उस वजह से भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा फेटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे, यानी स्किन पे भी कई बार इसकी प्रॉब्लम को आते देखा गया है। हाँ, यूरिनोजेनिटल सिस्टम या और जो हमारे सिस्टम है उनमें इसके आने में काफ़ी देर लगती है। अमूमन इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 दिन का होता है। तो यहाँ पर जरूरत है पहचानने की इसकी शुरुआत किस तरह से हो रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत किस तरह से हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम किस तरह के वातावरण में, पहले एक कार्यक्रम में बताया था कि जिस तरह का हमारा आजकल लाइफस्टाइल है, मैंने ये भी कहा था कि जैसे हैंकी यूज करते हैं, हैंकी यूज ना करें, टिश्यू यूज करें, उसको यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दें। खांसने, थूकने या छींकने के बाद उसको यूज करने के बाद आप अगर फेंक देंगे तो कई बार इस तरह की डिजीज दोबारा से होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जरूरत है अपनी जीवन शैली में सही हाइजीनिक कंडीशंस को अपनाने की, अपने माहौल को, अपने वातावरण को जितना हो सकता है साफ रखें। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में सन 2008 में लगभग 6000 केसेस दर्ज हुए थे डिप्थीरिया के, और डिप्थीरिया ज्यादातर 5 साल से कम उम्र की लोगों में या 40 से ज्यादा की उम्र के लोगों में देखा जाता है। यहाँ पर कुछ खास कारण देखा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद ही डेवलप होता है। लेवल क्योंकि डाउन होता है, क्योंकि अब जैसे आप ये देखिए कि बचपन में जब हमें वैक्सीनेशन होती है, सबसे पहले BCG लगाया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, DPT लगाया जाता है, उसके बाद मीजल्स है, उसके बाद MMR है, उसके साथ हेपेटाइटिस B है। इन सारे वैक्सीनेशंस का जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके बाद अगर हम बूस्टर डोज इसकी नहीं लेते हैं, यानी उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम समय समय पर चेकआउट नहीं करते हैं या उस हिसाब से उन वैक्सीनेशंस को रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं 40 साल की उम्र तक आते आते वो इम्यूनिटी हमारी खत्म हो चुकी होती है और इस तरह की डिजीजेस हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेग्लिजेंस बिल्कुल ना अपनाएं।
बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें अपनी सेहत को। बूस्टर डोजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं डिप्थीरिया के केस में। यहाँ प्रगति जी हैं हमारे साथ। प्रगति जी, सवाल पूछें। हेलो, मेरे क्या पेट नाभि के आसपास में दर्द रहता है चारों तरफ, और मोशन जाना पड़ता है मुझे बार बार। जी, और कितने समय से आपको ये समस्या है? जी, कितने वक्त से आप ये समस्या महसूस कर रही हैं? मुझे कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए ऐसा। अच्छा, आपको खाना खाने के बाद मोशन जाने की इच्छा तो नहीं होती? नहीं, सुबह से शाम तक बनी बनी रहती है। इसका मतलब ये अमीबाइसिस का शिकार है और संक्रमण इनके साथ ही है और काफ़ी लंबे टाइम से है। इन्होंने जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया उसकी वजह से इनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनको मेडिसिन के तौर पे मैं बताऊंगा, कुटजघन वटी एक आती है। कुटजघन वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लें, और उसके साथ कुटजारिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम खाना खाने के बाद लें। और इसके साथ बिलवादी लेहम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। किसी वजह से अगर बिलवादी लेहम इनको नहीं मिल पाता है तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये बेल के मुरब्बे को यूज कर सकते हैं। बेल के मुरब्बे का जो एक गोल पीस आता है उसके 4 बराबर पीस कर लें, उनमें से 1 पीस सुबह 1 शाम लगातार लें। और बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें। बाजार का खुला खाना जो होता है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आसानी से पचने वाला खाना इस्तेमाल करें। अगर इस मेडिसिन को ये 1 से 1.5 महीना लगातार यूज करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इनको जल्दी ही रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रगति जी, सही ट्रीटमेंट के साथ साथ घर के खाने पर ध्यान दें, बाजार के खाने को जितना हो सकता है अवॉइड करें। संजय जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं फरीदाबाद से। सवाल पूछे संजय जी। सर, मेरा यूरिक एसिड जो है ना वो 7.5 है। तो यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड 7.5 यूरिक एसिड 7.5 है। सबसे पहले तो इनको दालों का त्याग करना पड़ेगा। दालें बिल्कुल ना लें, एक्स्ट्रा प्रोटीन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और उसके साथ चंद्र प्रभावटी 2 टैबलेट सुबह शाम लें और लगातार यूरिक एसिड को चेकआउट कराते रहें। इस मेडिसिन के कम से कम 1-1.5 महीना लेने के बाद ये दोबारा से चेकअप करा के फिर हमसे कांटेक्ट करें, फिर हम इनको आगे मेडिसिन बता पाएंगे। बिल्कुल। तो इन सही तरीकों को अपनाएं। और अगर आप भी कोई और सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 0120-251-6251 पर। हम लगातार आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बराबर बने रहने के साथ साथ जो पुरुष स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट्स में होते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देती है डिप्थीरिया को? देखिए, डिप्थीरिया के जितने भी लक्षण हैं वो सारे हमारी श्वास नलिका से जुड़े हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़े हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ फॉर्मेशन होना, ब्रोंकाइटिस होना, इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, या फिर स्नीजिंग होना, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक अंदर जाता है और वो जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से टकराता है। अगर उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये उस कॉम्प्लिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। और उसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका समावेश हमारी इस डिजीज़ के साथ हो सकता है। तो अगर डिप्थीरिया नहीं भी है तो भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को किल करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को किल करने की वजह से जितनी भी डिजीजेस हम पे अटैक करती हैं वो आसानी से हमारे शरीर पे काबिज हो जाती हैं और लंबे टाइम तक हमें परेशान करती हैं। तो ये चीज़ें तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ डिप्थीरिया के लिए नहीं, किसी भी डिजीज में ये बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इनको तो ना ही किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, कहें जी, सवाल पूछें। हेलो जी ममता जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक, मेरा बेटा 17 साल का है। जी कहें। तो वो उसको नाक की हड्डी टेढ़ी है और थोड़ा वो उसका वजन भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से तो नहीं है। और सबने ऑपरेशन की सलाह दी है, तो किसी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन के बाद भी हो जाता है, क्या उन्हें फिर वही समस्या हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और छोटा बेटा है, उसको नाक पे चोट लग गई है, तो ऊपर से देखने में हल्का सा स्वेलिंग लगता है। तो वैसे तो डॉक्टर ने 3 दिन के एंटीबायोटिक दे दी थी, वो ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं, को मुझे लगता है कहीं उसको भी कोई समस्या नाक की ना हो जाए। छोटे बच्चे की एज कितनी है? छोटे वाले की एज भी 13-14 साल है उसकी। 13-14 साल। जी, क्या उनको सांस में कोई तकलीफ है, सांस लेने में? उसको नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, सांस लेने में तकलीफ बड़े वाले को है। हेलो जी। हाँ, सांस लेने में तकलीफ बड़े वाले को है, उसको खराटे भी आते हैं और सांस में रह के दिक्कत होती है। जी, हम इस सवाल का जवाब देंगे आपको अभी। ये एक छोटे सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और बात जारी रखेंगे डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया एक संक्रमित बीमारी है, यानी कंटेजियस डिजीज है। ऐसे में जितना हो सके डिप्थीरिया पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखें ताकि ये बीमारी ज्यादा लोगों में फैल ना पाए। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गले में सूजन और हल्का बुखार कुछ आम सिम्टम्स होते हैं डिप्थीरिया के, और ज्यादातर डिप्थीरिया के सिम्टम्स इन्फेक्शन होने के 2 से 4 दिन बाद ही शुरू होते हैं। यहां पर ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ, उनके बड़े बेटे, ममता जी थी, उनके बड़े बेटे की नाक थोड़ी टेढ़ी थी और सांस लेने में तकलीफ थी।
हाँ, देखिए इनका जो बड़ा बेटा है उसके बारे में जो लक्षण बताया कफ दोष की वृद्धि के कारण है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसका वजन भी ज़्यादा है जी। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो उसका वजन कम करने की कोशिश करें। जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना ना खाएं, दिन में सोना उनके लिए गलत है, दिन में ना सोएं, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहें। इसके साथ जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, अगर इनके आसपास कहीं भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर कोई है तो हमारे पंचकर्म में एक नस्यम के नाम से एक थेरेपी होती है, नस्यम थेरेपी ये कराएं उसकी 5 से 7 दिन लगातार पहले। और नस्यम थेरेपी कराने के बाद ही इनको दिखाई देना शुरू होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो हड्डी बढ़ी हुई है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, जब तक कि वो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा जब तक वो नस्यम नहीं करा सकते तब तक मेडिसिन बताना चाहूँगा इनको। षडबिंदु तैल के नाम से एक मेडिसिन आती है। षडबिंदु तैल 4-4 बूंद दोनों नाक के नॉस्ट्रल्स में इन्होंने डालना है दिन के समय जब सूरज निकला हो। उसके साथ लक्ष्मी विलास रस 2 टैबलेट सुबह 2 शाम देनी है। साथ में वासारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लगातार खाना खाने के बाद देना है। और जैसे मैंने बताया कि कफ वर्धक आहार बिल्कुल त्याग दें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दिन में सोना बिल्कुल ना हो, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इस तरह से अगर ये इसको फॉलो करेंगे और साथ में जैसे मैंने बताया पंचकर्म थेरेपी के अंडर जो आती है नस्यम थेरेपी, वो अगर कराएंगे तो 100% इनके अगर नेजल पॉलिप्स भी हैं तो वो भी काफ़ी जल्दी सबसाइड हो जाएंगे, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर के बाद दोबारा होने के चांसेस इसके अक्सर ज़्यादा होते हैं। ये मेरा निजी तजुर्बा है। इनके छोटे बेटे की नाक में चोट की वजह से सूजन है। हाँ, जहाँ तक छोटे बेटे का ताल्लुक है, छोटे बेटे के लिए मैं बताना चाहूँगा लाक्षादि गुग्गुल, क्योंकि 13-14 साल की उम्र है उसकी। लाक्षादि गुग्गुल टैबलेट आती है, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम लें, और लाक्षादि तैलम की हल्की हल्की नाक पे मसाज करें जी। ये उसको कराना शुरू करें और उसको ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना दें। आइसक्रीम या बर्फ़ से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, गर्म चीज़ें उसको खाने के लिए दें। तो ये ट्रीटमेंट अगर लगातार फॉलो करेंगे तो काफ़ी जल्दी बच्चे को रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो ममता जी, इस ट्रीटमेंट के साथ साथ बनाए रखें अपना प्यार अपने बच्चों के साथ साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर बीमारी से लड़ने में उनकी मदद करेगा। यहाँ पर दीपक जी हैं हमारे साथ बिजनौर से। दीपक जी, सवाल पूछें। सर नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। कहें। जी सर, मुझे खांसी हो जाती है अगर मैं कुछ भी ठंडा खा लेता हूँ, और उसके बाद काफी दिनों तक रहती है, 1-1.5 महीने तक। देखिए ब्रोंकाइटिस का शिकार है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, तो इनको मैं सलाह दूंगा। द्राक्षारिष्टम एक मेडिसिन आती है, द्राक्षारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लगातार लें। और हरिद्रा खंडम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध के साथ लें। और साथ में वासावलेहम एक मेडिसिन आती है, वासावलेहम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लगातार लें। इन तीनों मेडिसिन का अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे और धूप, धूल और धुआं, इन तीनों चीज़ों से अगर अपने आप को बचा के रखेंगे तो काफ़ी जल्दी इनको रिलीफ होगा। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना करें। अगर स्मोकिंग करने वाले लोगों के आसपास बैठना बिल्कुल बंद कर दें। घर में अगर सफाई हो रही है या घर में किचन में छौंक लगाया जा रहा है या फिर किसी तरह से चादर झाड़ने का या किसी ऐसा उपक्रम जो किया जा रहा है जिसमें डस्ट होने की संभावना है, उससे थोड़ा अपने आप को बचा के रखें, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो डस्ट और पॉल्यूटेंट्स, इन चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। यहाँ अनीता जी भी हैं हमारे साथ। कहें अनीता जी। मैं ये जानना चाहती हूँ ना, मेरे हस्बैंड का पेट के ऊपर और पसली के नीचे एक थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन होता रहता है, लेकिन बैक साइड में ना पूरा रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उससे जस्ट बगल में पूरा एक लंबा लंबा सा स्वेलिंग सी आ गई हुई है। तो उसकी वजह से उनको बहुत पेन होता है। वो बाइकिंग करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है सर जी। हाँ, देखिए योगराज गुग्गुल टैबलेट लें, 2 टैबलेट सुबह 2 शाम। साथ में धनवंतरम गुलिका 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। लगातार इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और साथ में बला अश्वगंधादि तैलम, बला अश्वगंधादि तैलम की हल्के हाथ से मसाज करें, बहुत ज़्यादा रिगरस मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरह के वातवर्धक पदार्थ जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ठंडे पदार्थ या गरिष्ठ पदार्थ हैं, उनका सेवन बिल्कुल ना करें। इस ट्रीटमेंट को अपनाएं, काफ़ी जल्दी उनको रिलीफ होगा। बिल्कुल। तो सही ट्रीटमेंट को अपनाने से डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी अनीता जी। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर है महाराष्ट्र से। जी कहें। संतोष जी, सवाल पूछें। संतोष जी, क्या आप लाइन पर हैं? ये लगता है ऐसे संपर्क टूट गया है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहिए डिप्थीरिया से लड़ने के लिए। बने रहें हमारे साथ। ज्यादातर लोगों में मिथ होता है कि डिप्थीरिया की वैक्सीन बचपन में लेने के बाद उसे दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि डिप्थीरिया वैक्सीन सिर्फ बचपन में लेने से हमें सिर्फ 80% ही प्रोटेक्शन मिलती है डिप्थीरिया के अगेंस्ट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर 10 साल में कम से कम 2 बारी इसके बूस्टर डोजेस जरूर लें। यहां पर एक कॉलर है हमारे साथ। सवाल पूछें। विजय जी, सवाल पूछें। हेलो जी कहें। नमस्कार जी नमस्कार।
ये डॉक्टर साहब, मेरे फादर को एज 69 है, उनको पैरालिसिस है 1.5 साल से, तो काफी इलाज कराया है, तो और उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, मतलब हफ्ता हफ्ता उनको मोशन नहीं आता, तो काफी परेशान है, हम थोड़ा कुछ गाइड करिए। देखिए, जो एज इन्होंने बताई है उसमें कॉन्स्टिपेशन होना और फिर पैरालिटिक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रुकना शुरू हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स हमारी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें, जूसी हेयर्स वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं उनको, और साथ में मेडिसिन इसमें ऐसी नहीं देनी चाहिए जो तीक्ष्ण विरेचक हो, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें डिपेंडेंस की संभावना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो इनको मैं सजेस्ट करूँगा, कल्याण गुल्म के नाम से मेडिसिन आती है, कल्याण गुल्म, ये बिल्कुल चटनी जैसी होती है। तो रात को सोते वक्त 2 चम्मच ये दूध के साथ या गर्म पानी के साथ उनको दें, तो ये बड़ा मृदु विरेचक है, आराम से उनको मोशन होगा और उसकी आदत भी नहीं पड़ेगी। एक बार जब ये लेना शुरू करेंगे और इनकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, और साथ में जैसे मैंने बताया जिस तरह का खाना खाना है, जब वो शुरू करेंगे तो दोबारा उसके रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे। तो कल्याण की डाइट फॉलो करनी चाहिए क्योंकि उम्र इनकी ज़्यादा है? हाँ, देखिए, मैंने जैसे बताया चोकर वाले आटे को इस्तेमाल करें, आटे को छान के यूज़ नहीं करना है, जूसी हेयर्स वाले फ्रूट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। आजकल जो फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में सर्दियों में, जैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तो इस तरह, क्योंकि पैरालिटिक हैं तो वो सैर तो नहीं कर सकते, जिसमें सैर बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी जल्दी इनको रिलीफ होगा। लेकिन कल्याण गुल्म जैसे मैंने बताया कि उसमें डिपेंडेंस नहीं होती है, तो 2 चम्मच रात को सोते वक्त अगर लेंगे तो डेफिनेटली इनको रिलीफ होगा। बिल्कुल। तो विजय जी, इन सभी तरीकों के साथ साथ उन्हें ज़रूरत है आपके सपोर्ट और आपके प्यार की भी। यहाँ पर सिकंदर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सवाल पूछें। जी हेलो। जी कहें। जी सर, मेरे राइट पैर में बहुत तकलीफ रहती है, पूरा दिन पैर दुखता रहता है, और घुटने की जो हड्डी आती है वहाँ कुछ आवाज आती है, कटक कटक करके आवाज आती रहती है। जी, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 30 साल। आपने ब्लड टेस्ट कराया अपना? नहीं सर, मैंने एक बार आयुर्वेदिक दवाई ली थी, वो उसने बोला था फर्क हो जाएगा, लेकिन कुछ फर्क हुआ नहीं है। हाँ, देखिए, इनको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, आरए फैक्टर और ईएसआर जरूर कराएं, ताकि हम ये जान सकें कि ये आर्थराइटिस का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे इन्होंने कड़कड़ाहट की आवाज़ आने के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक पाँव में है, कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जब 2 हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो उसमें इंजरी होने की वजह से वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। तो उसमें मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि पंचकर्मा सेंटर कोई भी इनके आसपास हो, वहाँ जाके अभ्यंग जरूर कराएं। साथ में महायोगराज गुग्गुल 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, धनवंतरम गुलिका 1 टैबलेट सुबह 1 शाम, और जैसे मैंने अभी बताया था बला अश्वगंधादि तैलम की हल्के हाथ से मसाज कराएं। साथ में प्रवाल भस्म 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम जरूर लें, मलाई या शहद या दूध के साथ। अगर ये इसको फॉलो करेंगे तो काफी जल्दी रिलीफ होगा। लेकिन अपने ब्लड टेस्ट करा के आरए फैक्टर और ईएसआर इनकी जो रिपोर्ट आती है वो हमें फोन करके जरूर बताएं, सो दैट के हमें एक फीडबैक मिले और हम कंफर्म लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका एक तैयार करके इनको बता सकें। जी बिल्कुल। यहाँ सतीश जी भी हमारे साथ हैं। सतीश जी, सवाल पूछें। जी सतीश जी, क्या आप लाइन पर हैं? लगता है संपर्क नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, डिप्थीरिया पेशेंट्स को खासकर किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, डिप्थीरिया सबसे पहले तो कंफर्म करना जरूरी है कि क्या डिप्थीरिया है कि नहीं। लेकिन क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी होना या जुकाम होना या नाक से पानी आना या फिर गले में खराश होना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो हर इस प्रॉब्लम को डिप्थीरिया ना समझें। हाँ, जब तक टेस्ट नहीं कराते हैं, जब तक कंफर्म नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा अपने खाने में फेरबदल कर सकते हैं। यहाँ मैं मसालों पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि हल्दी का इसमें बहुत अच्छा रोल है। और हल्दी को खाने में तो खाना ही है, लेकिन जो पिसी हुई हल्दी हम बाजार से लेते हैं, कई बार वो एडल्ट्रेटेड होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बालू रेत होती है, बालू रेत में जो हल्दी की गांठें आती हैं, उनको अच्छे से भून लें, जैसे हम चने भूनते हैं या फिर बाजरा या और चीजें भून के खाते हैं। उसको अच्छे से भूनने के बाद उसको चूर्ण कर लें और 3 से 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ जरूर लें। तो इसके लेने से काफी फर्क पड़ना शुरू होगा। साथ साथ जिनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार है, बार बार खांसी जुकाम होता रहता है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 250 ग्राम दूध लें, 250 ग्राम उसमें पानी मिलाएं, साथ में 2 छोटी पिपली उसके अंदर टुकड़े करके डाल लें, और जब उसको पकाएंगे तो जब वो आधा रह जाएगा, यानी उसका पानी जल जाएगा, जब वो 250 ग्राम रह जाएगा, तब उसमें कूजे वाली मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, उस मिश्री को मिला लें अच्छे से, और जो पिपली हमने डाली है उस पिपली को चबा के खाएं, और साथ में उस मिश्री वाले दूध का सेवन करें। इससे भी काफी जल्दी रिलीफ होगा। क्योंकि हाँ जी, तो ये कुछ ऐसा इलाज है जो हमें से हर कोई आसानी से अपने घर में अपना सकता है, और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी होता है। यहाँ आदर्श जी भी हमारे साथ हैं। आदर्श जी, सवाल पूछें। हाँ जी,
नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपने एक ट्रीटमेंट बताया था ये विटिलिगो के लिए। उसके लिए काले तिल और हल्दी और बावची ये पीस के लेने को बोला था। तो ये बावची शुद्ध बावची होनी चाहिए, एक तो एक प्रश्न है। हाँ, और दूसरा ये कि ये कितना लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? 2 या 3 ग्राम, ये कितना चम्मच का कितना हो जाता है? ये देखिए, इसमें 3 से 5 ग्राम की डोज होती है। ये डिजीज की सीवियरिटी पे और पेशेंट की एज पे और उसकी शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है। तो 3 से 5 ग्राम के बीच में सुबह और 3 से 5 ग्राम शाम ये लिया जा सकता है। आसानी से लेंगे तो काफी जल्दी इनको रिलीफ महसूस होगा। बिल्कुल। मुकेश जी, मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेल, जिंदगी हम सभी को एक ही मिलती है। अब ये हम पर है कि हम इस जिंदगी को खुशहाल तरीके से, स्वस्थ तरीके से बिताएं या रोगों से जूझते हुए बिताएं, क्योंकि स्वस्थ जीवन तभी मिलता है जब हम स्वस्थ सोच रखते हैं।